Dear students and learners, today I am going to discuss about the first chapter of class 12th, that is electrostatics. देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस करने से पहले ये समझना होगा कि फिज़िक्स या साइंस का ये पूरा ब्रांच कैसे डेवलप किया, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है और वो कौन लोग हैं जिन्होंने इसको डेवलप किया। क्या एक कोई पार्टिकुलर नाम है जिसके बारे में हम इसको कह सकें कि हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इनका काम है, इनका क्रेडिट है, इन्होंने डेवलप किया। तो सबसे पहली बात तो ये बता दें कि बहुत ही एंशिएंट टाइम से ही, बहुत ही पुराने ज़माने से ही इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट्स के बारे में लोगों को पता था। और अगर हम लोग हिस्टोरिकल डेटा को देखें तो चार ऐसे फेनोमेना, चार ऐसी घटनाएं हिस्ट्री में मिलती हैं जो डायरेक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या आप कह सकते हैं कि चार्ज और चार्ज के इफ़ेक्ट से रिलेटेड है। लोगों को इसके बारे में पता था। वो चार घटनाएं हैं जिनमें पहला आप कह सकते हैं लाइटनिंग, यानी कि बिजली का कड़कना। जब से इंसान ज़मीन पर है वो बिजली के कड़कने को देखता रहा है, समझता रहा है। और ये बिजली का कड़कना ये वो इवेंट है जो टोटली इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से रिलेटेड है, यानी लाइटनिंग। दूसरी चीज़ें, दूसरी घटना कहिए आप या दूसरा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का एक एविडेंस, एक सबूत था टॉर्पेडो फिश। टॉर्पेडो फिश, उस ज़माने में लोग जब फ़िश पकड़ा करते थे तो उनको टॉर्पेडो फिश के बारे में पता था कि वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करती है। उसको पकड़ने में कहीं ना कहीं उन लोगों को ये तजुर्बा हुआ था, ये एहसास हुआ था कि हाँ, इसको पकड़ने से एक झटका सा लगता है, टॉर्पेडो फिश। और ये टॉर्पेडो फिश ईल नहीं है, ईल एकदम अलग तरह की मछली है और टॉर्पेडो फिश एकदम दूसरी तरह की मछली है। टॉर्पेडो फिश ये एक दूसरी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की घटना थी जिसके बारे में लोगों को एंशिएंट टाइम से ही पता है। और एक तीसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट एल्मोस फायर। सेंट एल्मोस फायर एक्चुअली पुराने ज़माने में, एंशिएंट टाइम में, जब लोग समुद्री सफ़र पर जाया करते थे तो उस वक्त का जो शिप था, जो जहाज़ था, वो विंड पावर से चलता था। विंड पावर से बड़े बड़े जहाज़ होते थे जिसमें बड़े बड़े पर्दे लगे होते थे। और वो पर्दा जो है वो एक बड़े से वुडन पिलर में बंधे होते थे और उस पिलर के टॉप पर कोई मेटल जो है वो फिक्स होता था। तो जब वो चलते थे तो उन लोगों ने एक इवेंट को ऑब्जर्व किया और वो इवेंट ये था कि उन्होंने देखा कि उस मेटल से एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, एक चिंगारी, एक फायर जैसी कोई चीज़, बिजली जैसे कड़कती है वैसी कोई चीज़ निकल रही है। ये एक्चुअली उस वक्त लोग ये समझते थे कि ये वो मतलब गॉड की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ा ब्लेसिंग है जो इस तरह की चीज़ें अगर किसी शिप के साथ होता था। लेकिन एक्चुअली ये कंप्लीट एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का फिनोमेना है। और ये दरअसल होता इससे था कि ये एक आप इसको कह सकते हैं कि एक वेदर फिनोमेना है, एक मौसमी घटना है। इसमें होता ये था कि जब शिप मूव कर रहा होता था तो ये एक ऐसे रीजन से पास करता था जहाँ पर स्पेस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। और उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वहाँ पे एक प्लाज्मा का एक आप कह सकते हैं कि बहुत ही ग्लो करता हुआ एक प्लाज्मा का डिस्चार्ज होता था, क्रिएट होता था प्लाज्मा। और वो इसलिए क्रिएट होता था कि वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। तो इस घटना को कहा जाता था सेंट एल्मोस फायर। वो जो डिस्चार्ज होता था, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, उसको कहा जाता था सेंट एल्मोस फायर। और एक
चौथी घटना है, और हमको मुझे उम्मीद है कि इसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा और कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, कि जब एम्बर को हम लोग रब करते हैं किसी ऊल के साथ, वुलन टुकड़े के साथ या फर के साथ, तो हम उसको यहाँ पर सिर्फ एम्बर इफेक्ट लिखते हैं। बाकी डिटेल में हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लिखते हैं इसको एम्बर इफेक्ट। एम्बर इफेक्ट। तो ये एम्बर जो है वो स्मॉल पीसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता था, छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेता था, और इस इफेक्ट को हमने यहाँ पे लिखा एम्बर इफेक्ट। तो ये 4 घटनाएं, 4 ऐसे इवेंट्स हम आपके सामने रख रहे हैं जो कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से जुड़े हुए थे, और इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। आपको ये बता दें कि लाइटनिंग के बारे में आप समझ सकते हैं कि जब से इंसान दुनिया में आया, चाहे वो समझे या ना समझे, उसको इसके बारे में मालूम हो या ना मालूम हो, लेकिन उसने बिजली के कड़कने को देखा है, बिजली के कड़कने को समझा है, और बिजली के कड़कने से कहीं डरा भी है। दूसरा है टॉर्पेडो फिश। जब उसने शिकार शुरू किया, समुद्र में शिकार शुरू किया, तो उसको इस मछली से मुलाकात हुई, इस मछली का पता चला। तीसरा सेंट एल्मोस फायर। ये जब इंसान इतना करेजियस हो गया, इतना दिलेर हो गया कि उसने समुद्र पे सफ़र करना शुरू किया, तो उसने एक नई तरह के वेदर फेनोमेना, आप इसको कहिए वेदर फेनोमेना, ये एक वेदर फेनोमेना है, मौसमी घटना है। इस वेदर फेनोमेना के बारे में भी उसको पता चला, और रिकॉर्डेड, अगर कहा जाए कोई रिकॉर्डेड एविडेंस के हाँ एम्बर इफेक्ट को किसने देखा, कब देखा, कहाँ देखा, तो इसके बारे में रिकॉर्डेड एविडेंस है कि 600 BC में यूनान में, ग्रीक में एक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन, जिनका नाम था थेल्स ऑफ मिलेटस। उन्होंने इसके बारे में चर्चा की कि जब एम्बर रब्ड विद ऊल, और यू कैन से फर, तब क्या करता है, अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस of the objects। इसके बारे में थेल्स के रिकॉर्ड में यह मिलता है। ठीक है, तो यहां से एक रिकॉर्ड हम लोगों के सामने आया, और कहा जाए कि यहां से इस चीज को समझा जाने लगा कि हाँ, इलेक्ट्रिकल चार्जेस जैसी कोई चीज है जिसको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाने लगा। एक बात और यहां पे बताना चाहेंगे कि दरअसल ये जो एम्बर है, इसको ग्रीक में, यूनान में इलेक्ट्रन कहा जाता है, इलेक्ट्रन, और इसको ऐसे लिखना है, इलेक्ट्रन, दिस फ्रॉम के, और इसी को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं इलेक्ट्रॉन, सी से। ओके, तो इलेक्ट्रॉन मीन्स एम्बर, ओके। तो यहां पर एक बात ही समझ में आई कि लाइटनिंग, जिसके बारे में बहुत पहले से लोग जान रहे थे, टॉर्पेडो फिश के बारे में जब पता चला, जब फिशिंग शुरू की होगी, और जब समुद्र पे सफ़र करना शुरू किया होगा, तो सेंट एल्मोस फायर के बारे में उन लोगों को पता चला, और 600 BC में थेल्स ऑफ मिलेटस, एक ग्रेट मैथमेटिशियन, ओके, हु वाज दिस, अ ग्रीक मैथमेटिशियन। इन्होंने बताया कि when amber is rubbed with wool or fur, it attracts small pieces of the objects। तो यहाँ से अगर देखा जाए, सच पूछा जाए, तो यहाँ से लोगों ने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के फिनोमेना को साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू किया होगा। ओके, और एम्बर को ग्रीक में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके, तो ठीक है, कुछ नोट करना है तो नोट कर लीजिए।
तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब फिर एक बात ही बता दें कि एक्चुअली होता क्या है कि जब हम एम्बर को ऊल के साथ रब किया जाए या फर के साथ रब किया जाए तो एम्बर में स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी आ जाती है, उसको अट्रैक्ट करने की एक प्रॉपर्टी डेवलप कर जाती है। लेकिन जब रब न किया जाए, एम्बर को फर के साथ ऊल के साथ जब रब नहीं किया जाए तो उसमें ये प्रॉपर्टी होती नहीं। तो इससे एक बात पता चला कि रब करने के बाद, उसको फ्रिक्शन करने के बाद कुछ तो होता है एम्बर में कुछ तो होता है जिसकी वजह से उसके अंदर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी, टेंडेंसी, एक नेचर डेवलप कर जाता है। ओके, तो जो कुछ भी होता है अब वो उस एम्बर को जो रब करने से पहले था और अब रब करने के बाद हो गया, डिफरेंशिएट करता है। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है, जो भी चीज़ है उसी को कहा गया कि अब ये इलेक्ट्रीफाइड हो गया, यानी उस पर चार्ज आ गया। जो भी चीज़ आ जाता है, जो प्रॉपर्टी आ जाता है, उसको ही हम लोग किस चीज़ से, किस वर्ड से रेफर करते हैं, चार्ज से। तो एक्चुअली चार्ज क्या है? तो चार्ज ये वही प्रॉपर्टी है जो एम्बर फर के साथ रब करने के बाद एक्वायर करता है। डिटेल में चार्ज के बारे में देखेंगे, मगर अभी देखा जाए इसको इसी तरह से, इफेक्ट की तरह से। तो चार्ज यानी एम्बर रब किया विद ऊल और ये क्या हो गया, एम्बर क्या हो गया, इलेक्ट्रीफाइड हो गया, इलेक्ट्रीफाइड। याद देखिए कि एम्बर का ही नाम है इलेक्ट्रॉन, यानी ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रीफाइड हो गया। एम्बर क्या हो गया, एम्बर मींस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एम्बर इज इलेक्ट्रॉन। याद रहे ये इलेक्ट्रॉन फ्रिक्शन के बाद क्या हो गया, इलेक्ट्रीफाइड हो गया। ओके, तो अगर देखा जाए तो ये जो एम्बर जिसको ग्रीक में इलेक्ट्रॉन, एम्बर जिसको ग्रीक में इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यही इलेक्ट्रॉन जब ऊल या फर के साथ रब किया जाता है, फ्रिक्शन होता है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रीफाइड मींस ये कुछ प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है। यानी जब उसको फ्रिक्शन नहीं किया गया तब उसके अंदर वो टेंडेंसी नहीं थी कि वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करे, लेकिन जब उसको फ्रिक्शन किया गया विद ऊल और फर तो उसके अंदर एक टेंडेंसी आ गई, एक नेचर आ गया कि वो उस स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहा है। तो एक्चुअली सवाल ये है कि फ्रिक्शन से पहले और फ्रिक्शन के बाद एक्चुअली हुआ क्या? जो हुआ उसको तो कह रहे हैं कि वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया। ठीक है, हमने कहा इलेक्ट्रीफाइड हो गया, जो कुछ भी हुआ, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या? कुछ तो आ गया, कुछ तो डिफरेंसेस हुए। तो जो चीज उसको इस तरह के नेचर में कन्वर्ट कर रही है, यानी एम्बर में अट्रैक्शन, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को डेवलप कर रही है, जो भी चीज, उसका नाम है चार्ज। उसका नाम क्या है? चार्ज। ओके, तो चार्ज क्या हुआ, यानी जब एम्बर को ऊल के साथ या फर के साथ रब किया गया तो अब ये एम्बर पहले वाले एम्बर से कुछ अलग हो गया, है ना? इसके अंदर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी आ गई। ओके, और अब इस फेनोमेना को क्या कहा गया? इलेक्ट्रीफाइड हो गया। एम्बर यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? इलेक्ट्रीफाइड हो गया। मगर जो चीज एम्बर को इलेक्ट्रीफाइड कर रही है रब करने के बाद, उस चीज का नाम क्या है? चार्ज। उस चीज का नाम क्या है? चार्ज। ये समझना है। अभी चार्ज का डेफिनेशन नहीं सामने आ रहा है, अभी सिर्फ उसका नाम आ रहा है सामने। हम लोग उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अभी नाम से, अभी उसके प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, अब ये सारी चीजें जो है बहुत आगे की चीज है ना। तो क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो एम्बर, फिर से हम आते हैं अभी इसी वर्ड पर, एम्बर यानी
इन ग्रीक इट इज इलेक्ट्रॉन। अगर इस पर ध्यान दें तो हम अभी कुछ कलेक्शन ऑफ लेटर्स को, ये जो एम्बर जिसका ग्रीक में नाम है इलेक्ट्रॉन, उसके कुछ लेटर को हमने अंडरलाइन किया है, यानी E L E C T। ये अगर आप फिजिक्स पढ़ेंगे, और आपने पढ़ा भी होगा 10th क्लास में, तो एटलीस्ट पढ़ा ही आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड तो हैं जो आपने ज़रूर देखे हैं जिसमें आपने देखा है कि ये ELECT एज अ प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है। प्रीफिक्स कहते हैं जो किसी वर्ड के शुरू में आता है, जो कंपोजिशन ऑफ लेटर या कोई वर्ड जो किसी वर्ड के शुरू में आता है, दैट इज प्रीफिक्स। तो ये यूज़ किया जाता है एज अ प्रीफिक्स, है ना। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल भी दे देते हैं आपके सामने, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने कहा था इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी। तो यू कैन सी दैट हियर वंस अगेन इलेक्ट यहीं से आ रहा है ना। दूसरा आपने इलेक्ट्रॉन पढ़ा, वो पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में आपने देखा है कि दीज आर द 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। तो वो एटम के जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, उसमें भी आप देखेंगे कि ये ELECT तो आ ही रहा है ना। तो बहुत है, मगर हम आपको सिर्फ बता रहे हैं एक रेफरेंस के तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर, कि जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और ये इलेक्ट जो वर्ड आ रहा है, ये इसकी वजह से कोई भी इफेक्ट, कोई भी फिनोमेना आप जो देख रहे हैं, तो समझ जाइए कि भाई इसका रूट काउज कहाँ है, यही है, एम्बर में है, एम्बर रेक्टिफाइड हो रहा है, यानी सबकी वजह कौन है, इस सबका रीजन कौन होगा, चार्ज, है ना, यही वो चार्ज। तो ये चार्ज ही सारे इफेक्ट्स को क्रिएट कर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी है हम लोगों के डिस्कशन का। अभी हम और भी बताएं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, अभी इस पर हम लोग धीरे धीरे आएंगे। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, तो चलो फिर से अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। ओके, आप देखिए कि यहां पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ELECT, वो वही इलेक्ट वर्ड जो एम्बर का ग्रीक नाम है, इलेक्ट्रॉन, वो है वहां पर, यानी कहीं ना कहीं ये भी डेवलप किया है। इसके अभी डेवलपमेंट के पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी है वो क्या है, चार्ज। तो अब हम लोग आते हैं अपने नाम पर फिर से, और इसको फिर से अभी देखते हैं कि एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर थोड़ा बात करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब हम इसको फिर से क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक हो गया वही आपका ELECT, आप वो बढ़ा दें कोई इशू नहीं, लेकिन ये इलेक्ट वर्ड जो आ रहा है वो वहीं से आ रहा है। और दूसरा इसमें जो वर्ड है वो है स्टैटिक, स्टैटिक्स, ठीक है। ये अभी हमने बताया था कि ये इलेक्ट वर्ड जहां पर भी आ जाए तो ये किसी चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये हमने ये नहीं कह रहे कि इसका मतलब होता है चार्ज, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये जिस चीज को रिफ्लेक्ट करता है वो है चार्ज, यानी इलेक्ट वर्ड अगर कहीं पर आ गया तो ये किसको रेफर करेगा, रेफर टू चार्ज, रेफर टू चार्ज। और ये स्टैटिक मींस एट रेस्ट, ओके, एट रेस्ट, दैट इज वेलोसिटी इज 0, ओके। तो अब यहां पर चार्ज के साथ वेलोसिटी की भी बात आ रही है ना। तो चलिए थोड़ा सा और हम लोग इसको क्लियर करते हैं। हम चार्ज के स्टेट पे बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद चार्ज को बहुत डिटेल में पढ़ना, भी बहुत डिटेल में पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है कि अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक सिर्फ एक वर्ड नहीं है, बल्कि आपके पूरे 12th के सिलेबस का 60% है। ये आप कह सकते हैं कि मेजर है। ये सिर्फ एक चैप्टर हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हम लोग इस 12th क्लास के 60% सिलेबस को कवर कर रहे हैं। और अगर यहाँ पर किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो याद रखिए कि आगे जैसे जैसे भी पढ़ेंगे वहाँ पर भी हम लोगों का कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी में प्रॉब्लम होगी। ओके, तो पहले हम लोग स्टेट ऑफ चार्ज पर बात कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा जगह चाहिए मुझे, ठीक है। स्टेट ऑफ चार्ज की
हम इसके दो स्टेट की बात करेंगे, चार्ज एट रेस्ट या फिर चार्ज इन मोशन। ओके, दो बात होगी, इधर चार्ज विल बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और इन ए स्टेट ऑफ मोशन। रेस्ट, it means you can say that velocity is 0, and if it is in a state of motion you can say that velocity is not 0, velocity is not 0। अब जो velocity होगा, आपने 11th में भी पढ़ा है, बल्कि इसके बारे में कहा जाए तो 10th में 9th क्लास में भी एक बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग को है कि अगर कोई पार्टिकल मोशन में होगी तो मोशन भी दो तरह का होगा, और वो दो तरह का मोशन क्या होगा, या तो यूनिफॉर्म मोशन में होगा, यूनिफॉर्म मोशन, या फिर आप कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो चार्ज जो है या तो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। रेस्ट में है मीन्स वेलोसिटी इज 0, मोशन में है मीन्स उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, 0 नहीं है ना। चार्ज इज चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, और अगर मोशन में है तो फिर मोशन भी दो तरह का होगा, यानी यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि v इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। और यहां क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज चेंजिंग। और आप कह सकते हैं कि इसी को आप दूसरी तरह से कह सकते हैं कि एक्सेलरेटेड मोशन में, एक्सेलरेटेड मोशन में, है ना, यानी चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, न सिर्फ मोशन में है बल्कि एक्सेलरेटेड मोशन में। और यहां कांस्टेंट वेलोसिटी है, चार्ज एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, बिकॉज कांस्टेंट, v इज कांस्टेंट, सो एक्सेलरेशन विल बी 0। और यहां क्या है, v इज नॉट कांस्टेंट, इसलिए यहां एक्सेलरेशन होगा, चार्ज का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, इट इज नॉट 0। ठीक है, तो अब हम आते हैं फिर से इस बात पे कि जब हम लोग इसकी बात करेंगे, चार्ज एट रेस्ट की बात करेंगे, तो इस सिचुएशन में जिस फिजिक्स को पढ़ना है हम लोग को, उसको हम लोग पढ़ते हैं कहाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यानी एक सेपरेट ब्रांच ऑफ फिजिक्स यहाँ से डेवलप किया है, ये हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी चार्ज एट रेस्ट की स्टडी करनी है ना, चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ हम लोग आ गए मोशन में, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और फिर दूसरी चीज़ें, है ना, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सब इधर ही आएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली हम लोग किस तरह के फेनोमेना या किस तरह के इफेक्ट्स को देखते हैं, तो कुछ यहाँ पे लिख रहे हैं, डिटेल तो देख नहीं है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं जैसे कि कुछ इफेक्ट्स हैं, कुछ फेनोमेना है, जैसे हम लोग देख लेते हैं कि अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, है ना, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल, फोर्स प्रोड्यूस करेगा जिसको आप कूलम फोर्स करके पढ़ेंगे, फील्ड दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ओके, एंड पोटेंशियल दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और जब ये मोशन में होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना, यूनिफॉर्म मोशन में होगा, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, तो ये क्या करेगा, दो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, दोनों। ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, यानी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, आप ऐसे कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहां एक चीज मिसिंग है, यानी जब चार्ज रेस्ट में है तो क्या मिसिंग है, मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है ना। यहां जो चीज है वो तो है ही, साथ में एक चीज और
डेवलप करके वो क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो जैसे ही मोशन की बात होगी वहाँ हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट देखते हैं, है ना। और यहाँ पर मोशन कैसा है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन अगर एक्सेलरेटेड होगा तब क्या होगा, तो इस केस में हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, और थर्ड ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करेगा, यानी इट विल रेडिएट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम शॉर्ट में लिख देते हैं, और डिटेल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो पढ़ना ही, बस हम इतना लिख देते हैं, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, तो तीन बात क्लियर हो गई यहाँ पर। पहले बात को समझा जाए तब जाके समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और इसका इम्पैक्ट 12th क्लास के सिलेबस में कहाँ तक है। तो अगर हम लोग देखें चार्ज, चार्ज क्या हो सकता है, रेस्ट में होगा, रेस्ट में होगा तो फोर्स प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। ओके, और इसका सारा फेनोमेना वगैरह वो सब तो हम लोग डिटेल में चैप्टर्स में देखेंगे ही। और जब मोशन में होगा तो फिर ये दो तरह का मोशन होगा, है ना। एक यूनिफॉर्म मोशन यानी एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, ऐसे याद रखना है कि एक वो मोशन होगा जिसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा और एक वो मोशन होगा जिसमें वो एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट भी यहां चलाएगा, है ना। और जब एक्सेलरेट करेगा तो फिर देखिए एक नई चीज बढ़ेगी, यानी जो चीज यहां थी वो तो आ ही गई, ऐसा नहीं कि जो यहां थी वो यहां नहीं आ रही है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहां था वो भी ये चलाया, लेकिन यहां क्या नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन नहीं है, वो यहां है। याद रखिएगा, ये अपने आप में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा है कि किस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन होगा, कहाँ नहीं होगा, चार्ज किस स्टेट में होगा, नहीं होगा, ये सारा डिटेल है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको बता दे रहे हैं कि पूरे 12th क्लास में आपको पढ़ना क्या है, यही तो पढ़ना है ना। आपको यही पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, फोर्स पढ़ना है, पोटेंशियल पढ़ना है, फिर उसके अंदर चले जाइएगा तो गॉस है, फिर कैपेसिटर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। यहाँ आ जाइए, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है ना, फिर उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना है ना, यहाँ तक। उसके बाद फिर आ जाइए तो आप देखेंगे क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसके बाद फिर बच किया जाता है, इतना जब आप पढ़ लेते हैं तो पूरे सिलेबस में सिर्फ 3 और आप कह सकते हैं कि सेक्शंस बच जाते हैं, 3 टॉपिक बच जाते हैं। और वो रेस्ट ऑफ द सिलेबस क्या है, रेस्ट ऑफ द सिलेबस, रेस्ट ऑफ द सिलेबस में क्या रह गया, ऑप्टिक्स रह गया, ऑप्टिक्स लाइट, है ना। सेकंड क्या रह गया, मॉडर्न फिजिक्स, और एक और रह गया वो है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, सेमीकंडक्टर। बस भाई इतना ही रह गया, समझे, बस इतनी बात रह गई। यानी बस ये तीन जो है वो डायरेक्टली कंसर्न नहीं है चार्ज के साथ, डायरेक्टली कंसर्न नहीं है। ओके, बाकी अगर इन 3 को हटा दे तो पूरे 12th में बस यही पढ़ना ही है। अब आप देख लो यहां पर, है ना, तो कितना बड़ा है। और इन सब का रूट कहां आ रहा है, इन सब का रूट कहां आ रहा है, चार्ज में आ रहा है ना। तो अब बताओ कि अगर हम लोग चार्ज को ही ना पढ़े ढंग से, है ना, चार्ज के कैरेक्टर को ना समझे, है ना, चार्ज के प्रॉपर्टीज को ना समझे, है ना, तो हम कह सकते हैं कि हम इस पूरे सेक्शन में बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट होगा, बहुत ही कमांड होगा हमको, ऐसा कह सकते हैं, है ना। जिसका रूट ही वीक हो तो कैसे कह सकते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जिसको हम लोग आज शुरू कर रहे हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस कहां तक है। तो चलो हम कहेंगे कि थोड़ा लिख भी लो इसको, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अक्सर पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब प्रोड्यूस होगा, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन आप देखेंगे तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ क्लियर होगा, है ना। इसको लिख लो पहले, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, अगर थोड़ा बचा के भी कहें तो ये मोर ऑफ द 60% सिलेबस है, और बाकी जो रेस्ट रह गया वो ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट, है ना, 40% इज दिस इज योर क्लास, है ना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ज के कुछ नेचर को देखेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो फिर लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो भाई अब आ जाते हैं हम लोग चार्ज पर, कि चार्ज क्या है और चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ों को समझना है यहाँ पर। तो चलो अगला हेडिंग बना लो तुम लोग, चार्ज है ना। अब यहाँ पे हम लोग चार्ज को थोड़ा डिफाइन करेंगे। इतनी बात तो हम लोग समझ गए थे कि एक डॉक्यूमेंट्री इवेंट हम लोगों को मिला था, ग्रीक मैथमेटिशियन जो थेल्स हैं उनके रिकॉर्ड से, कि भाई जब एम्बर को वूल के साथ रब किया तो एम्बर के अंदर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी आ गई, और ये जिस कारण से, जिस वजह से भी है, उस कारण का नाम क्या है? चार्ज। उस वजह का नाम क्या है? चार्ज, ठीक है। तो अब चार्ज को अगर डिफाइन किया जाए तो एक बात जान लीजिए कि चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी हम लोग इसलिए कहते हैं कि भाई जो भी मेजरेबल है उसको हम लोग को फिजिकल क्वांटिटी कहना है। तो सबसे पहले आप कह दो कि भाई चलो ठीक है, ये क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, अ फिजिकल क्वांटिटी। और इसको डिफाइन कैसे करना है? ये बिल्कुल वैसे ही डिफाइन करना है जैसे फोर्स को डिफाइन करते हो। फोर्स अपने इफेक्ट से डिफाइन किया जाता है ना, उसी तरह से चार्ज को भी उसके इफेक्ट से डिफाइन कर दो। जैसे इसका इफेक्ट क्या है ना, ये प्रोड्यूस करता है। अभी मैंने लिखा था बहुत सारे इफेक्ट्स, है ना, बहुत सारे इफेक्ट्स लिखा था। क्या प्रोड्यूस करता है? तो ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स, है ना, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स। और साथ में क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक इफेक्ट, दोनों ही, है ना। तो इलेक्ट्रिक, अच्छा आप कहेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसको वेव के प्रोडक्शन को क्यों छोड़ दिया? तो आप उसको देखेंगे कि दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रोडक्शन होता है वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की कपलिंग है, उसी की वजह से होता है। तो ये दो तो कम से कम आप मेंशन कर दें कि इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। चलो हम ये बताते हैं कि चलो ठीक है भाई, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो फील्ड कौन कर रहा है ना? कौन? हम या आप, है ना। कोई भी इफेक्ट अगर प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे ऐसे कहा जाए कि भाई किसी कहीं पर टेम्परेचर बढ़ गया, कैसे पता चला कि बढ़ गया, है ना? आप कहें कि टच करके देखा था, है ना। आप टच करके अगर देखते हो किसी ऑब्जेक्ट को और वो उसका टेम्परेचर अगर कम होगा तो आप बोलेंगे टेम्परेचर नहीं बढ़ा है, लेकिन उसको किससे रिलेट करें? किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में तो टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है ना। उसको टच करने से या मेरे फील करने से नहीं होगा, उसके लिए एक डिवाइस है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से देखना होगा कि चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ है। तो थर्मोमीटर खुद टेम्परेचर नहीं है, वो टेम्परेचर मेजर करता है ना, टेम्परेचर को एक्सपीरियंस करता है, फिर हम लोगों को बताता है। उसी तरह से हम ये कह रहे हैं कि अगर चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है तो एक्सपीरियंस कौन कर रहा है ना, वही कर रहा है, मतलब चार्ज ही कर रहा है। तो चार्ज को डिफाइन करने में आप कहेंगे कि एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये दो काम करेगा, प्रोड्यूस भी करेगा, एक्सपीरियंस भी करेगा। प्रोड्यूसेस एंड experiences the electrical and magnetic effect। ओके, तो डिफाइन हो गया चार्ज क्या है? फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, चलो तो अब उसके बाद हम लोग थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि भाई चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी आप लोग को पता है ना। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होगा, है ना। यानी चार्ज अपना कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है अपने मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन कर देता है एंड नो नीड टू
डिस्क्राइब द, ये आप कह सकते हैं कि डायरेक्शन नहीं होता है, बात खत्म। दूसरी चीज हम लोग बात करते रहते हैं, जैसे डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन, तो चार्ज का डायमेंशन को बताना है। तो देखिए 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था करंट, करंट चार्ज पर यूनिट टाइम, हो ना। और यहां से आप चार्ज को अगर लिखेंगे सो इट इज I × T। आपको पता है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन है? इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम लोग एम्पेयर में मेजर करते हैं। तो यहीं से डायमेंशन भी आ गया, करंट के लिए एम्पेयर और टाइम के लिए T। सो चार्ज का डायमेंशन आपको समझ में आ गया, क्या हो गया? A T। क्लियर? लिख लो भाई। अब हम लोग इसके टाइप्स पे बात कर लेते हैं। टाइप्स, एक्सपेरिमेंटली ये क्लियर हो गया कि चार्ज दो तरह के होते हैं, है ना। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है निगेटिव चार्ज, है ना। पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। इसको सिंपली हम लोग ऐसे भी लिखेंगे, +V और -V, ना। और ये जो नोमेनक्लेचर है, यानी चार्ज को पॉजिटिव कहना और चार्ज को नेगेटिव कहना, इस किसने कहा? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले चार्ज को ये दो साइन से डिनोट किया। या आप कह सकते हैं कि चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव नोमेनक्लेचर किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन assign the charge as positive and negative, याद रखिएगा, ठीक है। तो चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव किसने कहा? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा। अब हम लोग इसके यूनिट पर आ जाते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो अब यूनिट ऑफ चार्ज पे बात करते हैं। यूनिट, हम लोग चार्ज की ही बात कर रहे हैं, है ना। यूनिट, अब जनरली आप लोग जानते हैं कि हम लोग SI यूनिट की भी बात करते हैं और CGS यूनिट की भी बात करते हैं, यहां भी वही करेंगे। तो अगर हम लोग पहले आते हैं SI यूनिट पर, तो चार्ज का SI यूनिट क्या है? कूलम, COULOMB, और इसको कैपिटल C से हम लोग सिंबलाइज करेंगे। और CGS यूनिट दूसरा क्या हो गया? CGS यूनिट। तो जब CGS यूनिट में आएंगे तो ये CGS यूनिट जो है, दो अलग ब्रांच में दो अलग तरीके से CGS यूनिट डिफाइन की गई है। अगर आप बात करें तो एक होता है ESU और एक होता है EMU। यानी अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका CGS यूनिट जो है वो ESU है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ इसका CGS यूनिट होगा EMU। तो ये कहाँ? ये होगा इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका CGS यूनिट क्या हो गया? ESU, और इसका दूसरा नाम है स्टैट कूलम, स्टैट कूलम, ओके। और जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करेंगे तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म CGS यूनिट EMU, और इसका एक और नाम है, इसको हम लोग AB कूलम भी कहते हैं, ओके। ये दोनों नाम है। तो CGS यूनिट ESU भी है
और CGS यूनिट EMU भी है। ESU दरअसल एब्रिविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है ना, यहीं पे क्लियर हो रहा है कहाँ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, और ये EMU जो है, EMU ये एब्रिविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और आप यहां देख लें कि यहां पर भी क्लियर हो रहा है कि कहां पढ़ना है इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ठीक है, अब यूनिट क्लियर हो गया। अगर CGS की बात, SI यूनिट की बात करनी तो आप सबको पता है कि SI में एक ही यूनिट होना है इसको, कूलम। और CGS में अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो ESU और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? CGS यूनिट EMU या AB कूलम हो जाएगा। इसका हम लोग इसको स्टैट कूलम भी कहते हैं और ESU से ज़्यादा पॉपुलर है स्टैट कूलम। ओके, याद रखना है। तो अब इम्पॉर्टेंट बात न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को ये देखना है कि CGS और SI यूनिट में क्या रिलेशन है, यानी वो कन्वर्जन फैक्टर कौन सा है जिससे हम लोग SI यूनिट को CGS यूनिट में या CGS यूनिट को SI यूनिट में या ESU को EMU में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं रिलेशन बिटवीन SI यूनिट, ESU एंड EMU। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो इसका वैल्यू ऐसे भी याद होना चाहिए, दूसरी बात यह है कि जब आप न्यूमेरिकल बना रहे हैं तो कन्वर्जन तो आपको करना ही पड़ेगा, बिना उसके पॉसिबल नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इस डेटा को याद कर लेना है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखिए 1 कूलम इक्वल टू 1/10 EMU है ना, एंड 1 कूलम इक्वल्स 3 इंटू 10⁹ ESU। और जब इन दोनों को रिलेट करेंगे, ओके, तो इन दोनों को जब आप रिलेट करेंगे तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, और ये बार बार हम नहीं लिखने जा रहे हैं। आपको पता है EMU दैट इज ऑल्सो कॉल्ड AB कूलम एंड ESU दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैट कूलम, तो वो ऊपर में मेंशन है। ठीक है, हम अब इन दोनों को जब रिलेट करते हैं तो आप देखते हैं कि 1 कूलम LHS इज सेम, सो RHS मस्ट बी सेम। चलो निकाल ही लेते हैं, डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, चलो निकाल लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो हम लिख सकते हैं ना 1/10 EMU इक्वल्स 3 इंटू 10⁹ ESU। ओके, सो 10 ना क्रॉस एक पावर यहां राइज करेगा, इसलिए 1 EMU इक्वल्स 3 इंटू 10⁻10 ESU। क्लियर? तो ये तीनों कन्वर्जन फैक्टर ये याद रखना है आपको, न सिर्फ इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए बल्कि आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखना है, ये पूछा जाता है। तो चलिए इसको लिख लीजिए। और कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा जो न्यूमेरिकल में, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे आपको साइड में रेफरेंस पे ये लिखा रहे कि भाई चलो इसका वैल्यू इतना होता है, इसका वैल्यू इतना होता है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। तो लिख लिया, चलो ठीक है, मिटा रहे हैं। और अब जो बात बता रहे हो ठीक है, वो डायरेक्टली टॉपिक से कंसर्न तो नहीं है, मगर ये भी नहीं कह सकते कि कंसर्न नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं ना, उसको कुछ नाम दे करके, कुछ हेडिंग बना करके हम लोग उसको लिख लेते हैं, है ना। तो चलो ऐसा कर लेते हैं, ऐसे लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट एटम कर लेते हैं। हम अपने मतलब की बात करेंगे, पूरे एटम को नहीं पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कर लेते हैं, चलो तो बेसिक्स ऑफ एन एटम, ठीक है। उतनी ही बात हम लोग करेंगे जितनी हम लोगों को न्यूमेरिकल में ज़रूरत है, और फिर देखा जाएगा उसको। पूरा एटम नहीं पढ़ना है ना। एटम आप लोग पढ़ेंगे कहाँ? मॉडर्न में। तो भाई आप लोग को पता है कि एटम क्या है ना। ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी एलिमेंट को कंस्टिट्यूट करता है। एलिमेंट को बनाने वाला सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। आप कह दीजिए शॉर्ट में कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट ही है ना। ये एलिमेंट को बनाता है।
सबसे एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ये एटम। और किसी भी एटम में आपको पता है कि 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं, मगर उसको छोड़ दिए क्योंकि वो जो है वो एग्जिस्टिबल फॉर्म में नहीं है ना, वो फॉर्म चेंज होता रहता है। तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन है? तो एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन और फिर न्यूट्रॉन। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या करता है, यही न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है ना। इनको हम लोग कंबाइंडली एक साथ क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। और ये क्या करते हैं? कंस्टिट्यूट द न्यूक्लियस, यही न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स राउंड द न्यूक्लियस। in a particular orbit। हर इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में नहीं होता है, हर का अलग अलग ऑर्बिट होता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक बात है। अब हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज इन तीनों के लिखेंगे और उनको हम रिलेटिव स्टडी के फॉर्म में एक कॉलम बना के लिख देते हैं। ठीक है, सो नोट कर लिया? चलो फिर ठीक है। तो भाई 3 कॉलम हम बना लेते हैं। एक तरफ लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहां लिख लेते हैं प्रोटॉन, और यहां हम लोग लिख लेते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डिस्कवरी की, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, प्रोटॉन को किसने किया और न्यूट्रॉन को किसने किया? आप लोग को मालूम भी होगा, बहुत लोग आप लोगों में से जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग क्लियर कर ले ताकि पिछली सारी बात अगर कहीं पर कंसेप्ट वीक है या नहीं पता है वो भी क्लियर हो जाए। तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन। प्रोटॉन गोल्डस्टीन एंड न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। कब हुई थी डिस्कवरी? तो आपको बता दें कि सबसे पहले अगर देखा जाए इन तीनों में तो सबसे पहले प्रोटॉन की डिस्कवरी थी और ये था 1886, और ठीक इसके 11 साल के बाद यानी 1897 में इलेक्ट्रॉन की, और सबसे लास्ट में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी 1932, यानी ऑलमोस्ट 35 ईयर्स फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के 35 साल के बाद। इतनी लेट डिस्कवरी के पीछे एक वजह ये थी कि ये चार्जलेस होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिटेक्ट नहीं हो रहा था, इसलिए इसकी डिस्कवरी में थोड़ा लेट हुआ। ठीक है, अब हम लोग एक दूसरी बात करते हैं, चार्ज की बात करते हैं। चार्ज, तो चार्ज में हम लोग 2 बात लिखेंगे। एक तो हम लोग लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, नेचर भी बता देते हैं। चार्ज कैसा होता है? निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पर, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है, 0 चार्ज, नो चार्ज। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू इसका क्या होगा?
क्योंकि नेगेटिव होता है इसलिए माइनस लिख रहे हैं, और वैल्यू क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब हम लोग इसकी बात करेंगे, इसके एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करेंगे, तो इसका वैल्यू भी इतना ही होता है, बस फर्क इतना है कि क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। सो इट इज प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और आप यहाँ जान ही रहे हैं कि इस पर चार्ज होता ही नहीं है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया 0, जो कि पहले भी लिख दिया है मैंने, है ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज, और ये स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज और मास का रेशियो। तो जब चार्ज को मास के साथ हम लोग रेशियो निकालेंगे ना, चार्ज डिवाइडेड बाय मास, तो मास तो मालूम होना नहीं चाहिए, तो चलो सबसे पहले मास लिख लेते हैं, है ना, यानी मास पर पहले बात कर लेते हैं। मास, तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻31 kg। भाई देखो, मेरे याद रहने से कुछ नहीं होना है, आपको भी याद करना है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो सारे वैल्यूज, चार्ज का वैल्यू कितना है, मास कितना है, चलो डिस्कवरी ये भी याद होना चाहिए, कोई ठीक नहीं, ऑब्जेक्टिव में पूछ ही दिया, क्या करेंगे आप, है ना। तो याद तो करना ही करना है, ठीक है। तो दूसरा मास हम लोग को किसका निकालना है, प्रोटॉन का जानना है। तो मास ऑफ द प्रोटॉन, देखिए आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइट पार्टिकल है, प्रोटॉन जो है वो उसके कंपैरिजन में क्या है, बहुत हैवियर पार्टिकल है। रिलेट आपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास का कॉम्परेटिव स्टडी कहीं पर देखा होगा, बुक में भी देखा होगा, 10th क्लास में भी आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं मेंशन है। तो इसका एक्चुअली वैल्यू होता कितना है, तो ये वैल्यू होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। और मास ऑफ द न्यूट्रॉन की बात करें तो ये न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से स्लाइटली हेवियर होता है, स्लाइटली हेवियर, स्लाइटली हेवी। और ये यहां आप देख रहे हैं कि डेसिमल के थर्ड प्लेस पर इसका वैल्यू है ना, कितना है 2 है, जबकि न्यूट्रॉन में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4। तो 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg ये न्यूट्रॉन का मास है। आप लोग इसको लिख लीजिए, है ना। और यहाँ से क्लियर हो रहा है कि कुछ भी हो, हम लोग जनरली न्यूमेरिकल बनाते हैं, या कहीं पर भी आप बुक में भी देखेंगे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास जो है वो ऑलमोस्ट सेम लिख दिया जाता है। हम लोग बात भी कर लेते हैं, वो ठीक है, चलो ठीक है, एक एडॉक वैल्यू लेने के लिए, लमसम वैल्यू लेने के लिए, चलो। बट लेकिन ये याद रखना है कि एक्चुअली मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज मोर देन दैट ऑफ मास ऑफ द प्रोटॉन। ये फैक्ट है, ये भूलना नहीं है ना। तो हम लोग बहुत जगह पर जब हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर हम लोग एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लिया, न्यूमेरिकल बना लिया, सॉल्व कर लिया, कहीं पर डेटा रख दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन इस फैक्ट को नहीं भूलना है कि असल में न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से ज़्यादा होता है। और अच्छा है कि आप ये वैल्यू भी याद रख लें, ठीक है। एक चीज़ और हम बता रहे थे कि हम लोग उसको देखना है, वो है स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज, एक्चुअली स्पेसिफिक चार्ज इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू द मास, यानी ये क्या है, चार्ज बाई मास रेशियो है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के केस में आपको किसका चार्ज चाहिए, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ना। और अगर आप प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज की बात करेंगे, है ना, स्पेसिफिक चार्ज अगर आप प्रोटॉन में बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को चार्ज ऑफ द प्रोटॉन चाहिए एंड मास ऑफ द प्रोटॉन चाहिए, है ना। और अगर आप न्यूट्रॉन में बात करेंगे स्पेसिफिक चार्ज, तो यहाँ पर हम लोग को चार्ज ऑफ द न्यूट्रॉन और मास ऑफ द न्यूट्रॉन चाहिए। और आपको पता है कि न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 0 होता है। तो भाई क्लियर हो गया, न्यूमरेटर 0 सो इट इज 0, स्पेसिफिक चार्ज 0, चार्ज 0 है ना, चार्ज 0, स्पेसिफिक चार्ज भी 0 है ना। तो अब ये है कि आप चार्ज रखें, है ना, चार्ज का वैल्यू रखिए
और उसके बाद आप निकाल लीजिए, तो निकाल लीजिएगा। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि इसका वैल्यू होता है एक्चुअली 1.76 इंटू 10⁻11 और चार्ज की यूनिट कूलम, मास किलोग्राम डिवाइडेड पर किलोग्राम। ओके, जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो यहां पर भी आप वही काम कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं वैल्यू आपको भी याद रखना है 9.58 इंटू 10⁻7 कूलम पर केजी। ओके, अगर आप ध्यान से देखें दिस इज 7। ओके, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर है ना 10⁻11 है और यहां पर 10⁻7 है। तो ऑब्वियसली एक बात क्लियर होगी, वो ये है कि स्पेसिफिक चार्ज यानी चार्ज बाई मास रेशियो किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, ज़्यादा है। चार्ज बाई मास रेशियो किसका, प्रोटॉन से। क्यों इसलिए ज़्यादा है कि दोनों पे चार्ज का वैल्यू तो सेम है, दोनों पे चार्ज का वैल्यू सेम है, दोनों के पर चार्ज का वैल्यू सेम है ना, बट दोनों का मास अलग अलग है ना। आप यहां पर देख लीजिए कि जब आप चार्ज बाई मास रेशियो की बात करेंगे तो डिवाइडेड बाय मास, तो अगर चार्ज का वैल्यू सेम है तो जिसका मास कम होगा उसका स्पेसिफिक चार्ज ज़्यादा होगा। इनवर्सली रिलेटेड है, हम इसको थोड़ा ऊपर में लिख देते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इस बात को हम यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देख लीजिए, तो एक चीज़ ये पता चली कि चार्ज बाई मास रेशियो किसका, इलेक्ट्रॉन के केस में क्या है, ज़्यादा है। किससे, चार्ज बाई मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन से, यानी स्पेसिफिक चार्ज। ये क्या है, इसी को कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक चार्ज, है ना। तो स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा है और प्रोटॉन का कम है। क्यों, इसलिए कि प्रोटॉन का मास ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन का मास उससे कम है, जबकि चार्ज का वैल्यू दोनों पर सेम है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ वैल्यू लिखा है, एक दो पॉइंट और हम नोट में करके आज की बात को ख़त्म करेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम चार्ज के प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे, है ना। एक दो पॉइंट और इसी से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे डेटा सामने आ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। एक बात और बता देते हैं जहाँ पर आप लोग देखिएगा कि नोट में उसको लिख लेते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली कॉम्परेटिव स्टडी तो नहीं है, लेकिन हाँ नोट में करके उसको लिख लेना है। हम भी नोट में करके लिख देते हैं आप लोग के लिए। उम्मीद है कि आप लोग नोट कर रहे होंगे। चलिए, तो इसको हम, ये एक फैक्ट सामने आया था, एक और फैक्ट हम नोट में लिख देते हैं। देखिए, आपने देखा होगा AMU एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU, है ना। तो एक्चुअली ये 1 AMU का जो वैल्यू है ये होता कितना है ना, ये याद रखना होगा। ये है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे अगर, तो ये लगभग आप देख सकते हैं 1.67, और वहाँ भी था प्रोटॉन में भी 1.672 और 1.674, है ना। आप देख रहे हैं 10⁻⁻27, सेम ऑर्डर, सेम है, पावर सेम। ये एब्सोल्यूट वैल्यू हुआ AMU का, एटॉमिक मास यूनिट का। दूसरी चीज़, अभी जो हम लोग कॉम्परेटिव स्टडी किया तो एक बात सामने आई, वो क्या बात सामने आई कि द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज का जो वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड, नेचर तो अलग अलग है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है ना, लेकिन दोनों पर चार्ज का वैल्यू सेम था। और वो वैल्यू कितना था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, एक बात ये जान लेना है कि ये वो वैल्यू है चार्ज का जो सबसे स्मॉलेस्ट एग्जिस्टेबल वैल्यू है। हम लोग के लिए यही, हम अभी क्वार्क और दूसरी चीज़ों पर नहीं जाएंगे, उसको छोड़ दीजिए। आपको बस ये याद रखना है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट एग्जिस्टेबल चार्ज है और इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये क्या है, ये कौन सा वैल्यू मिला, हाँ, द स्मॉलेस्ट एग्जिस्टेबल वैल्यू ऑफ
चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 और इट इज डेनोटेड बाय अ कांस्टेंट ई, ऐसे लिख देते हैं, अ कांस्टेंट ई। इसको ई से रिप्रेजेंट करेंगे। याद रखिएगा ई मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, ई वैसे ही कांस्टेंट है जैसे पाई। पाई का वैल्यू है ना, पाई हम लोग जानते हैं, मैथ्स में पढ़ा आपने। उसी तरह से अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज या जो भी अभी जितने भी हमने टॉपिक आपको बताया आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पर अगर आपको ई लिखा हुआ मिला है ना, तो दिस ई मीन्स द कांस्टेंट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। हम इसको एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री, सबसे छोटा। एलिमेंट्री सबसे छोटा, उससे छोटा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये क्या है? एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज मीन्स सबसे छोटा एग्जिस्टेबल चार्ज। ओके, तो आज इतने ही रखते हैं, है ना। अभी हम लोग चार्ज और चार्ज के साथ साथ बहुत सारे दूसरे वैल्यूज़ जो न्यूमेरिकल में बहुत काम आते हैं उस पर बात कर रहे थे। अभी चार्ज की प्रॉपर्टीज़ रह गई है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। आप लोग चाहें तो इसको नोट करके रख लें। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज पर होगा और इसी तरह से हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।